नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसके नतीजों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन नतीजों से पहले आपने तमाम टीवी चैनलों में अलग अलग एजेंसियों के सर्वे देखे होंगे और हर एग्जिट पोल ने तो कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन आपका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि कैपिटल टीवी भी आपके लिए आपका अपना एग्जिट पोल लेकर आया है। जी हां, हमारी टीम ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, ग्राउंड में जाकर हमने रिपोर्टिंग की, लोगों से उनकी राय जानी और उनसे जानने की कोशिश की कि वो इस बार किसकी सरकार और किस तरह की सरकार और किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। तमाम हमारी टीमों ने अलग अलग इलाकों में जो बातचीत की है और जो हमने सर्वे तैयार किया है उसका आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने अलग अलग चैनलों में देखा होगा कि किसी में 120, 130, 140 तक का आंकड़ा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अब आप हमारा सर्वे देखिए। कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हमने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक एनडीए को 175 से 190 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि स्पष्ट बहुमत बिहार में एनडीए को मिल रहा है। और वही बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में 45 से 60 सीटें हमारे मुताबिक मिलती नजर आ रही है, यानी तेजस्वी यादव का सपना टूट रहा है। बहुत बड़ा झटका महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को लग रहा है। और अदर्स की भी बात कर लेते हैं। अदर्स की बात करें तो हमारे अनुमान के मुताबिक, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक अदर्स के खाते में 5 से 10 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, हमारा सर्वे तो ये कह रहा है, लेकिन ये सर्वे हम किस आधार पे कह रहे हैं, किस वजह से बता रहे हैं, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, बाकी के सर्वे और हमारे सर्वे में क्या कुछ अंतर है, आपको इस पे विस्तार से जानकारी देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल से लेकर आज तक बहुत सारे सर्वेज आए, 17 से ज्यादा सर्वे सामने आए, लेकिन हमारा जो सर्वे है आंकड़ा बहुत क्लियर है और मार्जिन बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा हम क्यों बता रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से हुई है, इतिहास बना है। हाई परसेंटेज ऑफ वोट का मतलब ये होता है कि डिसाइसिव मैंडेट, ये कोई लुंज पुंज इधर उधर की बात नहीं होगी। जब कभी भी इस तरीके से लोग उमड़ते हैं वोट करने के लिए तो दो ही चीज होता है कि आइदर सरकार को पलट देने के लिए या फिर सरकार के काम से इतने खुश होकर के लोग उसको पुनः स्थापित करने के लिए वोट करने आते हैं। और यही कारण है, ये हाई परसेंटेज ऑफ वोट से होता क्या है जो बाकी एग्जिट पोल वाले समझ नहीं रहे हैं कि जहां हायर परसेंटेज होगा तो जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ वोटिंग है, जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एनालिसिस है कि बिहार में ये जाति इतनी परसेंट, ये जाति उतनी परसेंट, ये जाति वो परसेंट, इस जाति ने उसको दिया, इस जाति ने, वो अपने आप वो विलीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इतनी भारी संख्या में जो वोटिंग हुई है, वोटर्स कुछ कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार को वापस लेकर के आना चाहते हैं। पहली चीज ये। नंबर 2, ये क्यों, ये कैसे अंदाजा लगेगा? अब देखिए, कल हमने अपनी कैपिटल टीवी की पूरी टीम के साथ बैठ के हमने एग्जिट पोल के ऊपर, एग्जिट पोल आने से पहले सारे लोगों से हमने बात की थी। हमारी टीम बिहार के हर कोने में गई और जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो क्लिंचर है इस पूरे इलेक्शन का, वो है महिलाएं। यादव महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, वो जो ट्रेडिशनल वोटर्स, जो एनालिसिस टूल जो होता है एनालिसिस करने का, वो कि ये यादव वोट तेजस्वी को जा रहा है। अब मालूम चल रहा है कि उस यादव वोट में 50% तो महिलाएं हैं और उस महिलाएं में अगर 50%, 40% महिलाएं वो मोदी और नीतीश कुमार के योजनाओं की वजह से वोट दे देगी तो आपकी सारी थ्योरी फेल,
आपकी सारी थ्योरी फेल, और यही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारे आंकड़े बाकी के तमाम जो सर्वेज हैं उससे कहीं ज्यादा एनडीए को दे रहा है। वाकई हमारे आंकड़े अलग है और हमारे आंकड़े सटीक भी है, और अब तक हमने जितने भी सर्वेस किए हैं हमारे आंकड़े सही साबित भी होते हैं। इस बार जो हमारा सर्वे है कितना अलग है, किस बिहाफ में हमने किया है? देखिए, कुछ लोग जो सर्वे कर रहे हैं, ये जितनी एजेंसियां हैं जो बार बार चुनाव के पहले सर्वे करती है और उसके बाद एक दो ओपिनियन पोल के बाद एक बार सीधे एग्जिट पोल में घुस जाती है, हम लोगों का पैटर्न ही कुछ अलग रहा है। हम लोग पिछले 3 महीनों से लगातार बिहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले भी जब कोई ओपिनियन पोल नहीं आ रहा था तब भी हम लोगों ने उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक राय बनाई थी, ओपिनियन पोल किया था, और उस समय जो स्थितियां लग रही थी कि अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ है, अभी जो स्थिति है लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है कि आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, एनडीए में कैसा एक स्ट्रक्चर होगा, पार्टियां कौन कौन सी होगी। कंफ्यूजन उस समय कभी मुकेश सहनी को लेकर होता था तो कभी चिराग पासवान को लेकर भी होता था कि ये सारी पार्टियां का एक साथ एनडीए में रहेगी या महागठबंधन में रहेगी। उस कंफ्यूजन के बावजूद ये तो स्पष्ट दिख रहा था कि सरकार वापस लाना है, सरकार बदलना नहीं है। ये बदलाव के लिए नहीं है, जो परिवर्तन की बात कर रहे थे, ये परिवर्तन का मोड एक ही दिखता था, और ये परिवर्तन इस बात के लिए थी सरकार एनडीए का हो और मुख्यमंत्री के तौर पर अभी नीतीश कुमार, लेकिन एक परिवर्तन चाहिए नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर जो महागठबंधन में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उससे लोगों के अंदर ये लग रहा था कि सरकार तो नीतीश कुमार की हो, एनडीए की हो, लेकिन इसके बाद अगर वास्तव में भी ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की तबीयत कुछ गड़बड़ है, वो उतने बेहतर तरीके से सोच नहीं पाते, तो फिर इसका एक और विकल्प है, नीतीश कुमार की पार्टी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपने आप में इतने पावरफुल नहीं होते कि सारा डिसीजन ले लेंगे। उनके ऊपर एक कंट्रोल है और वो कंट्रोल मोदी का है, और मोदी के ऊपर इतना भरोसा लोगों को है कि वो किसी राज्य में हो या पंचायत में हो या फिर केंद्र में हो, उनको लगता है कि अगर मोदी के कंट्रोल में कहीं स्थितियां हैं तो वो बेहतर व्यवस्था रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को भी ध्यान में रखेंगे, उसके साथ डेवलपमेंट के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये परिवर्तन की बात जो सिर्फ कंफ्यूजन के लेवल पर थी, तो वो एनडीए के अंदर सीएम के चेहरे को ये परिवर्तन की थी, कभी भी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं चल रही थी। इसलिए जो आधार धीरे धीरे बदला और आगे चल के ये महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन और खराब हुआ, एक दूसरे के खिलाफ जाने लगे, उसके कारण स्थितियां और धीरे धीरे बदलती रही, प्रचार में पिछड़ते गए, और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे भोजपुर का रीजन और मगध का रीजन हो, जहां सबसे ज्यादा एज मिला था महागठबंधन को, वहां भी वो पिछड़ गई, और जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी, नीतीश कुमार बेहतर थे, वो और बेहतर हो गया, क्योंकि कुछ योजनाओं की घोषणा तो बाद में हुई। तो आज जो स्थिति है 175 से 90, ये उन सारे सर्वे एजेंसियों के बाद का सर्वे है कि जो ये बताना चाहते हैं कि ये अभी भी मैंडेट कंफ्यूज्ड है। अभी ये बात करेंगे कि महिलाएं नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि महिलाओं का वोट परसेंटेज ये पुरुषों से भी 9% ज्यादा रहा, तो वो नीतीश कुमार के साथ है, तो क्या तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं? तो इसलिए एक्यूरेसी के आधार पर हम लोगों ने ये माना कि 175 से 90 सीटें कहीं एनडीए को मिलनी चाहिए, और उसके बाद ये आंकड़े और भी बदल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। हमारा ये अनुमान है कि 45% तक ये वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन सर, मुद्दे, सर ने जिस तरह से समझाया कि चुनाव आते आते मुद्दे बदलते हैं, रणनीति बदलती है, कुछ योजनाओं की घोषणा हुई, रणनीति में भी कहीं ना कहीं एजेंडा, बहुत सारी चीजें होती है कि चुनाव के एंड मोमेंट तक। लेकिन महागठबंधन की स्थिति इतनी बुरी कैसे? क्योंकि बहुत सारे सर्वे तो ये कह रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। ये जो डिफरेंस हम दिखा रहे हैं 45 से 60 का, ये आपको क्या लग रहा है इतनी बुरी स्थिति में क्यों? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। पहली चीज जो सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो 10,000 काम कर गया,
वो 1100 काम कर गया, वो 7000 काम कर गया, जो अलग अलग योजनाओं से महिलाओं को और लोगों को जो मुनाफा मिल रहा था, बिजली अलग, फ्री बिजली, अनाज फ्री, ये सारी योजनाओं के तहत कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई एनडीए को एज था। गलती कहाँ हुई? नंबर 1, लोग ये कह रहे थे कि हम तो मोदी का खाते हैं, नीतीश का खाते हैं। लोग एमएलए को वोट नहीं कर रहे, लोग मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे वोट कर रहे हैं। तेजस्वी से क्या गलती हुई? राहुल गांधी से क्या गलती हुई? आपने इन लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। जब आपने शुरू किया वोट चोर, गद्दी छोर, मोदी जो है वो वोट चोर है, वोट चोर है, लोग नाराज हो गए। वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी बढ़ा है कि ये मोदी हमें खाना दे रहा है, इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, वृद्धा पेंशन आ रहा है, और ये मोदी को चोर बता रहे हैं। ये तो खुद ही चोर हैं। ये मोदी की मां को गालियां दे रहे हैं। महिलाएं पूरी गैल्वनाइज्ड हो गई। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। दूसरा, नीतीश कुमार पागल हो गया है, नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नीतीश कुमार, आपने बहुत ही पर्सनलाइज अटैक किया, मतलब आपने एनडीए के मुद्दों को बल दे दिया। यस, और आपने लोगों को यह गुस्सा दिला दिया कि जो तुम्हारे हीरो हैं, जो जिसके नाम पे तुम लोग इतना ये कर रहे हो, ये दोनों एक चोर है, एक पागल है। जनता का यही रिएक्शन है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसीलिए वोट परसेंटेज ये बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े हम बता रहे हैं, जो 45% वोट हमने बताए हैं कि 45% वोट जो है वो एनडीए को आ रहा है, ये +-4, ये 47 से 49 तक भी जा सकता है। और अगर ये हुआ तो हम लोग जो आंकड़े बता रहे हैं, हम लोग भी गलत साबित हो जाएंगे। ये आंकड़ा 200 के पार चला जाएगा। यू मार्क माय वर्ड, कुछ घंटे बाकी है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन अपनी अंदर जो द्वंद्व था, अंदर जो कंट्राडिक्शन था, उसकी वजह से नहीं हार रहा। वो इसलिए हार रहा है क्योंकि जनता का विश्वास नीतीश कुमार में और प्रधानमंत्री मोदी में इस कदर था कि जिसका कोई काट महागठबंधन पैदा नहीं कर सका। हमारा जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से 43% जो वोट शेयर है वो महागठबंधन के, लेकिन ये जो 2% का डिफरेंस है, और सर ने कहा कि शायद हम भी गलत साबित हो जाएंगे, 200 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। सर, क्या आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखिए, जो स्थितियां रही, ये वोटिंग पैटर्न जो रहे, अलग अलग बूथों पर लोकल फैक्टर भी रहते हैं, और लोकल फैक्टर के बावजूद अगर पिछले बार के बजाय इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़े और एनडीए का वोट भी बढ़ा है, 37% वोट एनडीए को भी मिले थे, महागठबंधन को भी मिले थे। 0.3% वोट है जो अंतर था पिछली बार, लेकिन इस बार एनडीए का वोट जिस तरह से बढ़ा है, महागठबंधन के भी थोड़े वोट बढ़े हैं। क्योंकि जैसे इस तरह पे, यानी कि एनडीए के समर्थक एग्रेसिव हो रहे थे, लग रहा था कि नहीं, इस बार तो तेजस्वी को रोकना है, राहुल को रोकना है, इन लोगों को रोकना है, क्योंकि इन्होंने हमारे सबसे बड़े नेता को ऐसे घेरा है और उनके ऊपर जो गंदे आरोप लगाए हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को लेकर इन लोगों ने आरोप लगाए, जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं, उससे तो लगता है कि अगर आगे स्थितियां बदली तो फिर हमें रहने के लायक लोग नहीं छोड़ेगा। तो जैसे एनडीए का वोट एकजुट हुआ, महागठबंधन में भी वो प्रतिक्रिया चल रही थी। वहां पर भी जो कुछ लोग तेजस्वी से नाराज हैं, वो महागठबंधन की सरकार नहीं चाहते, लेकिन ये जो अलग अलग क्षेत्रों में, रूरल एरिया में देखिए, ज्यादातर जो स्थितियां बदली है, या फिर जो महागठबंधन का वोट थोड़ा बढ़ा है, वो रूरल एरिया में ज्यादा है। अर्बन एरिया में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कारण इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का वोट और ज्यादा बढ़ा है, एनडीए का ज्यादा बढ़ा है। तो जो बैलेंस हुआ है रूरल और अर्बन के बीच में, इसके कारण थोड़े सम्मानजनक स्थिति इन लोगों को भी मिल रही है, लेकिन वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता विधानसभा चुनाव में। तो सीट 1-2% वोट से काफी बदल जाते हैं। इसलिए ये लग रहा है कि वोट परसेंट
और सीटों का अंतर, ये दोनों महागठबंधन के नेताओं के लिए आगे चुनाव परिणाम जब आएंगे तो वो देख के सदमे में जाएंगे कि अभी तक तो थोड़े सम्मान बचे हुए थे, आगे क्या मतलब ये होगा। वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा खेल कर सकता है। सर जाते जाते एक और सवाल आप दोनों से लेते हैं, एक अदर्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 12% वोट शेयर हम कह रहे हैं, 5 से 10 सीटें, कोई कमाल हो पाएगा? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े धुरंधर, और उन्होंने तो कह दिया था कि भाई अगर 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू को आ जाएगा तो हम प्रशांत किशोर, दुनिया के चाणक्य, दुनिया को ज्ञान देने वाले, 1 घंटा के काउंसलिंग के लिए 2 करोड़ रुपए लेने वाले इतने महान व्यक्ति ये राजनीति छोड़ देंगे। तो उनको तो राजनीति छोड़ना पड़ जाएगा। कहीं से कोई इफ एंड बट नहीं है। जितना भी आप मीडिया में जो है आप पैसे देकर के अपना प्रचार प्रसार करवा लें, ये दिल्ली नहीं है, बिहार है। ये केजरीवाल बनने की जो उसने एक सपना उसने देखा कि वहाँ वो मुद्दा उठा करके गरीबी, ये वो प्रॉब्लम को एक हवा दे करके आप चुनाव जीत जाओगे, वो तो फेल हुए। एक भी सीट नहीं आएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक सीट जो उनके घर का है, करघर, वहाँ पे वो एक रेस में है, क्योंकि वहाँ वो जो लंदन से लौंडिया लाएंगे, वो जो सिंगर है उसको जो है वहाँ पे खड़ा कर रखा है, बस उसका ही एक चांस दिख रहा है। अदरवाइज काउंटिंग इस बात की कीजिएगा आप लोग कि इतने बड़े धुरंधर व्यक्ति, इसके कितनी सीटों पे जमानत जब्त होती है। यह रिकॉर्ड बनाएगा केजरीवाल की तरह, आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन हाँ, ये 5 से 10 वाले केस में जो, अगर आप इस बात को समझिए कि अगर ओवैसी साहब ने पिछला परफॉर्मेंस रिपीट कर दिया, हमारे आंकड़ों के मुताबिक वो 3 से 4 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो भी जो है वो थोड़ा सा टफ इस बार लग रहा है। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो आप इस बात को समझिए कि ये फिर महागठबंधन की सीटें जो हैं वो 30 के आसपास जाकर के लटक जाएगा। इतनी बड़ी हार के मुहाने पे महागठबंधन खड़ा है। तो अदर्स में जो ये 5 से 10 है, इसका किंग मेकर कौन बनेगा? देखिए, अदर्स में जो सीटें हैं या फिर जो आंकड़े दिख रहे हैं 12% के आसपास जो वोट परसेंटेज इन लोगों का है, ये लोकल कई लीडर हैं। किसी भी आप विधानसभा में जाएंगी तो ये पार्टी के लीडर के अलावा लोकल कई ऐसे लोग होते हैं जो चुनावी मैदान में होते हैं और उनके पास कोई 2000-4000 का भी वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी 200, 500, 700 वोट वो ले आते हैं। उसके अलावा जो छोटी पार्टियां, दूसरी पार्टियां, जैसे प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर ये जीत के लायक नहीं है, वो जमानत नहीं बचा पाएगा, लेकिन इसने उम्मीदवार जो दिए हैं वो कोई भी उम्मीदवार इसका सामान्य पृष्ठभूमि का नहीं दिखाई पड़ेगा। सब पैसे वाले हैं, सब की पृष्ठभूमि वैसे ही है, चाहे वो कोई एजुकेशन माफिया हो, हॉस्पिटल माफिया हो या फिर अपने क्षेत्र का बड़ा ठेकेदार हो, ये सारे वही लोग हैं। तो ये भी कुछ पैसे देकर 2000, 4000, 3000 ये जो प्रचार किया है वोट आएगा। ओवैसी अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लायक, मतलब वो वोट लाएंगे, जीत हार की बात अलग है। तो इन लोगों में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 4-5 विधानसभा सीटों में, उसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। ये हो सकता है महागठबंधन एनडीए के बीच में टकराहट में वो निकल जाए, पिछली बार भी हुआ था। तो ये अन्य में कोई बड़ी पार्टियां नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्लेयर हैं जिसके ऊपर संभावना दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो ये जो अन्य है वो हर बार हम देखते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद खेल भी कर देते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए झटका है, तेज प्रताप के लिए भी झटका है, ओवैसी जरूर अपना खाता खोलेंगे। तो ये रहा हमारा प्रेडिक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आते आते कई बार मुद्दे बदल जाते हैं, रणनीति बदल जाती है, कई बार कुछ मुद्दों को हवा मिल जाती है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता के दिलों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। और जो चुनाव के पहले एनडीए की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से जो बड़े बड़े ऐलान किए गए, जो वुमेन कार्ड खिला गया, फ्री बिजली का वादा किया गया, युवाओं को लेकर जो कार्ड खिला गया, अलग अलग वर्ग को जो साधने की कोशिश की, उसका ही ये इंपैक्ट है कि चुनाव के एंड तक ये बड़ा खेल हो गया। और जो हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हमारे मुताबिक तो भाई यही है कि इस बार एनडीए की जबरदस्त वापसी हो रही है। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल का आंकड़ा बताकर जाते हैं। हमने जो सर्वे किया है, यानी कि कैपिटल टीवी का जो सर्वे है, हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए को 175 से 190 सीटें मिल सकती है, यानी कि जीत का मार्जिन इस बार एनडीए का काफी ज्यादा बड़ा है और तेजस्वी राहुल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमने जो एग्जिट पोल किया है, हमारे मुताबिक महागठबंधन को 45 से 60 सीटें मिल रही है, यानी कि एक बार फिर से
तेजस्वी यादव का सपना टूट रहा है। महागठबंधन की बहुत बुरी हार इस बार के चुनाव में। और बात अदर्स की करें तो अदर्स के खाते में 5 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कल नतीजे आएंगे, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन हमारा तो यही अनुमान है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या कुछ लग रहा है, आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।